हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोनिका गोयल क्लासेस। आई नो नाम भी काफ़ी चेंज हुए हैं मेरे चैनल के, बट हाँ, कंटेंट से आप चैनल को पहचान सकते हो। ये कंटेंट की बहुत बड़ी वो होती है खासियत। बट हाँ, चलिए वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल टाइम। जैसे कि हम सब जानते हैं, वैकेंसीज़ का बोलबाला पूरे हम यूट्यूब पर देख सकते हैं। और हाँ, ये ट्रू भी है। कहाँ जहाँ तक देखा जाए, काफ़ी हद तक देखा जाए तो ये जो आपको न्यूज़ मिल रही है वो बिल्कुल सच भी है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अगर हम देखें तो 2 से 3 महीने में वैकेंसीज आने वाली हैं केवीएस की। ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी वैकेंसीज आएगी। 2 साल से 3 साल से आई नहीं, 2 साल से आई नहीं है। 2018 में आई गेस आई थी लास्ट। एंड उसके बाद वैकेंसी नहीं आई है। 2019, 2020, 2021 3 साल हो गए हैं। और अगर अभी भी सिलेक्शन नहीं होगा तो वो हमारे लिए बहुत बेकार बात है। तो सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये सीरीज साइंस की है। साइंस की सीरीज आपको मिलेगी। पहले मैंने इंग्लिश में डाली थी, अब उसी को मैं हिंदी में डालूंगी, और बेहतरीन कंटेंट के साथ। लेकिन ये नहीं है कि अगर ये हिंदी में है तो सिर्फ हिंदी वाले समझ पाएंगे, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है उसको साथ के साथ मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो दोनों में मिलेगा ये आपको। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में ये पूरी सीरीज चलेगी। एंड इसके अलावा मैं कहूँगी कि आपको एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरे 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 एनसीईआरटी मैंने इसमें निचोड़ी है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप इसको एंड हम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे सीरीज़ को। और एमसीक्यूज़ मैंने डाले हुए हैं, लेकिन वो पेड हैं। तो अगर आपको वो परचेज करने हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत 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 ज़रूरी एमसीक्यूज़ हैं वो। ईवीएस के भी हैं और साइंस के भी हैं, बट हाँ, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। तो अगर आपको परचेज करने हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो सीधा। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे उसके साथ साथ। एंड तैयारी करते रहो यार, तैयारी शुरू कर दो, नहीं शुरू करी है अभी तो। और सीरीज़ हम स्टार्ट कर ही रहे हैं हिंदी में, इसके अलावा आपको करने की कुछ ज़रूरत है नहीं साइंस में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने लिविंग वर्ल्ड की तरफ। सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे, लिविंग वर्ल्ड पार्ट 1। आइए, केवीएस का जो सिलेबस है उसमें भी हमें सबसे पहला टॉपिक हमारा लिविंग वर्ल्ड दे रखा है। स्टार्ट वहीं से करेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, हमारे आसपास जितना भी लिविंग सब कुछ है, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, है ना। वही सब लिविंग वर्ल्ड है। हम ये बचपन से ही पढ़ रहे हैं, और ये हम जानते हैं लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम कहते हैं कि हाँ, ये एक लिविंग बीइंग है ना। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम सब जानते हैं। सांस लेना, है ना। और खाना मतलब मूवमेंट, सांस लेना, एंड रिप्रोड्यूस करना, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो जो है ये सब लिविंग उसमें आती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी कहता है। एनसीईआरटी ने सबसे पहले आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। अब उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन अभिलक्षणों को हमें देखना है। ठीक है, अगर हम बोलें कि लिविंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि भाई, ग्रोथ किसी अगर ऑर्गेनिज्म की हो रही है, या किसी चीज की अगर ग्रोथ हो रही है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। 100% ये आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कोई इसको गलत नहीं बोलेगा। बट हमें यहाँ एक चीज देखनी है कि क्या जो ग्रोथ है, यानी कि इंक्रीज इन मास है, भार में वृद्धि होना है, क्या ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। हिंदी में अगर बोले तो क्या ये एक सुस्पष्ट अभिलक्षण है, तो वो हमें देखना है। पर वो कहती है एनसीईआरटी की नहीं, नहीं है। ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सुस्पष्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है उसके हिसाब से, क्योंकि जो नॉन लिविंग होते हैं, जिसमें उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक ग्लेशियर्स हो गए, है ना, सैंड माउंट्स हो गए, यहाँ सैंड माउंट्स हो गए यानी कि रेत की टीले हो गई, है ना। तो ये जो सारी चीजें हो गई हैं, ये भी ग्रो कर रही हैं, है ना, ये भी ग्रो कर रही हैं। तो ये कैसे ग्रो कर रही हैं? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इनके ऊपर चीजों को का जमा होते जाना, होते जाना, होते जाना क्या करता है, क्या करता है, इनकी ग्रोथ बढ़ाता है। अब जब नॉन लिविंग थिंग
ग्लेशियर्स जैसी चीज़ें नॉन लिविंग है, वी ऑल नो दिस। ये जब चीज़ें जो हैं ग्रो कर रही हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंक्रीज इन मास सिर्फ लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है? नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग का है लेकिन स्पेसिफिक वाला नहीं है, सिर्फ लिविंग के लिए काम नहीं करता वो। ठीक है जी, ये बात हो जाती है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली कि किस तरह से इंक्रीज इन मास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। तो ये हमने पहली चीज़ समझ ली। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जाए कि भाई क्या लिविंग, आपको 3 से 4 क्या दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे कि अब आपको और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें से कौन सा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर ऐसा आ जाएगा कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको बताना होगा क्या इंक्रीज इन मास है, क्या रिप्रोडक्शन है, क्या मेटाबॉलिज्म है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा जिस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो इंक्रीज इन मास हमने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक तो है बट वो सुस्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक बार देख लेते हैं। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपका यहाँ पे सामने आ गया है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, अपनी संतति उत्पन्न करना, सभी को पता है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना इज रिप्रोडक्शन। ये भी सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, अब देख लेते हैं। क्योंकि बहुत से लिविंग ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट हम उनको लिविंग की कैटेगरी से हटा नहीं सकते क्योंकि वो लिविंग हैं, सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं जो लिविंग बींग्स करते हैं। म्यूल है ना, खच्चर, या फिर कह लो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है स्टेराइल वर्कर बीज, बंध्य कामगार मधुमक्खी, है ना। तो ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, ये क्या है, लिविंग है, बट ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो अब आप बताइए, अब लिविंग में भी ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन भी एक सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं माना जाता। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई? मेटाबॉलिज्म जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ना बहुत ज़रूरी होती है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होना। और ये बोला जाता है कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग बीइंग है। अगर उस लिविंग बीइंग के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो लिविंग बीइंग तो है ही है। ये कह रहे हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, यानी कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा। सुस्पष्ट अभिलक्षण मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पर। ऑर्गेनाइजेशन भी बोला गया है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सुस्पष्ट अभिलक्षण है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर ऑर्गेनाइज्ड है, सेल से बना हुआ है, कोशिका संगठन हो रखा है उसमें। चीज फिफ्थ है आपका कॉन्शियसनेस, चेतना। ये भी आपका जो है सुस्पष्ट अभिलक्षण है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कॉन्शियस टूवर्ड्स लाइट, टेम्परेचर, वाटर, अदर ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। हर लिविंग बीइंग है ना, हर लिविंग बीइंग सेंसिटिव है किसकी तरफ? लाइट की तरफ, टेम्परेचर, कोई लाइट आएगी रिएक्शन आएगा, टेम्परेचर आएगा रिएक्शन, सेंसिटिव हैं हम सारे, है ना। कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, चेतना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मानी जाती है। अब आपने देखा, हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ओवरऑल पढ़ी और उनमें से हमने देखा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि डिफाइन करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब आपने समझ लिया, क्वेश्चन आएगा आप किसी तरह से भी कंफ्यूज नहीं होंगे। डन हो गई ये चीजें, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी तरह से हम करने वाले हैं अपने आगे का। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे, चलिए बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में हम बोलते हैं जैविक विविधता, यानी कि हमारे अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर ऐसे ना जाने कितने प्राणी, या कितने हम कह लें कितनी जातियां और कितने ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं।
बट ऑब्वियस सी बात है, आप और मैं भी अलग हैं। स्पीशीज़ हम एक हैं, है ना, स्पीशीज़ हम एक हैं, एक ही जाति के हैं, पर स्टिल हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ फीचर्स को लेके होगी, बट हमारे नेचर में, स्टिल हमारे नेचर में हमको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से एक दूसरे से हम काफ़ी अलग हैं। इसी तरह सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसी तरह से विभिन्नता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, पृथ्वी पर जीवों को के मध्य पाई जाने वाली विविधता, ठीक है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज। तो जो भी हम प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म जो भी हम देखते हैं अपने अराउंड, ये सब एक स्पीशीज हैं, एक जाति के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद अब ज़रूरी था कि हमने ये देख लिया भाई कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कितनी स्पीशीज़ हैं, ये सब मतलब ढेरों, है ना, जिनका कोई काउंट नहीं। तो अब उनका नामकरण भी होना ज़रूरी था ताकि उनको ऐसे नाम से बुलाया जा सके जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन हो। अगर कोई इंसान उस नाम को बोलता है तो दूसरा समझ जाए, है ना। तो ऐसे ऐसा था नहीं पहले। एक्चुअली में क्या था कि भाई नाम ऐसे अलग अलग थे। अगर एक जगह कोई नाम है तो दूसरी जगह उसी एनिमल का या उसी स्पीशीज़ का दूसरा नाम होता था, तो वो कन्फ्यूजन होती थी समझने में। इसीलिए जो नॉमेनक्लेचर की का प्रोसेस था वो होना ज़रूरी था। नामकरण, जिसे नाम पद्धति बोल रहे हैं, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवों को सुस्पष्ट और सही नाम देती है ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके तथा दूसरों से अलग किया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब जो ये नाम देने थे वो या फिर किस में से, किस क्राइटेरिया पर बेस्ड दिया। तो प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए जो नाम दिए गए वो किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थे, वो ऐसे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थे जो ICBN में लिखे थे या दे रखे थे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल गार्डन। और एनिमल्स के लिए जो नाम दिए गए वो किन प्रिंसिपल्स पर दिए गए, वो प्रिंसिपल्स थे ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें से जो भी क्राइटेरिया जो भी प्रिंसिपल्स दिए हुए थे इसमें, उसके अकॉर्डिंग ही उनका नामकरण हुआ। अच्छा, अब नामकरण में एक और चीज़ थी कि नाम दिए कैसे जाएंगे, है ना। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो वो निकल के आया, वो नाम निकल के आया, मतलब इम्पॉर्टेंट जो एक पद्धति निकल के आई वो थी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, यानी कि द्विपद नाम पद्धति, ठीक है। इसमें क्या था, अब देखो जैसे तुम्हारा हम सबका नाम है, अगर एक नाम बोला जाए, सपोज मैंने बोला राकेश यादव, ठीक है, तो राकेश एक नाम हो गया और यादव उसका पीछे वाला नाम हो गया, है ना। इस तरह से अगर हम कहें कि नाम दो उसमें डिवाइडेड है, इसी तरह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी नाम दो तरीके से थे, दो घटक थे उसके, एक था वंश नाम और एक था जाति संकेत पद वाला नाम। यानी कि वंश नाम को आप इंग्लिश में बोलोगे जेनेरिक, ठीक है, और जाति संकेत वाले को बोलोगे आप स्पेसिफिक, ठीक है। तो इस तरह से, और ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाली चीज़ थी वो दी किसने, कैरोलस लिनेयस ने दी। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अभी रूल्स भी देखेंगे कि और क्या क्या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में और क्या क्या रूल्स थे, किस तरह से ये नाम लिखे जाते थे, किस तरह से ये नाम बोले जाते थे, किस ये लैंग्वेज में थे, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, लिनेयस ने अपनी एक पुस्तक थी इनकी प्लांटेरम, और एक पुस्तक थी इनकी सिस्टमा नाचुरे, ठीक है। तो ये इन्होंने जो स्पीशीज प्लांटेरम वाली पुस्तक थी उसमें इन्होंने पौधों की करीब 5,900 जातियां, यानी कि 5,900 स्पीशीज के बारे में उनका वर्णन किया, ठीक है। और सिस्टमा नेचुरे में उन्होंने 4,000 और 9, हाँ, 4,326 जातियों का वर्णन किया, एनिमल्स का, जंतुओं का, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अब कुछ रूल्स देख लेते हैं।
जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर थे, इनमें जो नाम दिए जाते थे वो साइंटिफिक नेम्स होते थे, उनको आप बायोलॉजिकल नेम्स भी बोल सकते हो। तो ये जो होते थे साइंटिफिक नेम्स, ये लैटिन लैंग्वेज में होते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब दो तरीके से ये लिखे जाते थे। एक जब आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि टाइप कर रहे हो, यानी कि वो नाम प्रिंटेड है, और एक जब वो हैंड रिटन है, ठीक है। अब अगर वो प्रिंटेड है तो वो इटैलिक्स में लिखा जाता था, लेकिन अगर वो हाथों से लिखा गया है तो उसमें क्या करना है, उस नाम को लिख करके उसको अंडरलाइन करना है नीचे, ठीक है। तो इस तरह से उनकी पहचान होती थी। अगर वो अंडरलाइंड है, अगर वो अंडरलाइन हुआ पड़ा है नीचे से, तो इसका मतलब वो हाथों से लिखा गया है। लेकिन अगर वो इटैलिक्स में थोड़ा तिरछा लिखा गया है तो इसका मतलब वो प्रिंटेड नेम है। तो इस तरह से आपको पहचानना है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये थी कि जब वो नाम लिखे गए हैं, तो ये तो हमने देख लिया कि पहला जो है वो जेनेरिक है, और दूसरा वाला जो उसका नाम है वो स्पेसिफिक है। अच्छा, अब इसमें भी क्या था, जो जेनेरिक वाला नाम था, यानी कि ये अगर मैं मैंगो की बात करूं, मैंगो का साइंटिफिक नेम जो पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन नेम माना गया है वो है मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा है ये वाला नाम वो जेनेरिक है, और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक है। अब मैंजीफेरा में जो, यानी कि जो पहला वर्ड है मैंजीफेरा, उसका जो लेटर है वो कैपिटल होगा, और दूसरे वाले का लेटर स्मॉल होगा। यानी कि इंडिका वाला आई जो है वो स्मॉल होगा, मैंजीफेरा वाला जो एम है वो कैप्स में होगा, ठीक है। इस तरह से ये रूल्स आपको याद रखने, जैसे होमोसेपियंस है तो इसी तरह से आप यहाँ होमोसेपियंस का भी देख सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब। आई होप आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने हिंदी में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ये इंग्लिश में भी लिखना ज़रूरी है और हिंदी में भी लिखना ज़रूरी है, तो हिंदी वालों को बिल्कुल कोई दिक्कत होगी नहीं इस बार। ओके, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। अब देखो, वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर जीवों को सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके, प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ओके, अब देखिए, जो भी हमारे यू नो जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हमारी स्पीशीज हैं, जो भी है, तो उनमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए उनको क्लासिफाई कर देना अलग अलग कैटेगरीज में। आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको फिलहाल इतना याद रखना है, सपोज बहुत सारे एनिमल्स हैं, अब कुछ कैट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखा जाए तो कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे मान लो कॉकरोच है, तो कॉकरोच के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन सभी को इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देना इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कैट्स है, डॉग्स हैं, इंसेक्ट्स है, ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। अब ये जो अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया भाई, कि कुछ कुछ ऐसे कैट्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी, मान लो ये बहुत सारे एनिमल्स हैं, इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक है भाई, सबकी मूछें हैं, ठीक है। इस कैटेगरी में हमने कैट्स को, मतलब इन सबको हमने कैट्स वाली कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। अब ये जो कैट्स है इसको हम कहेंगे टैक्सा, यानी कि वर्ग, ठीक है, वर्ग। इसी तरह से डॉग्स, इसी तरह से इंसेक्ट्स, तो ये सारे हैं जो अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग हमने टैक्सा में इन सबको क्लासिफाई कर दिया। अच्छा, अब ये क्लासिफिकेशन हमने इस तरह से किया, टैक्सा में इनको डिवाइड किया। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डिफरेंट टैक्सा में डाले जाते हैं, प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी कि वर्गीकी, ठीक है। आपने इस चीज को ध्यान रखना है, ओके। किस तरह से और क्या क्या कैटेगरीज में क्या क्या कैटेगरीज हैं जिसमें बांटे गए हैं, है ना, वो देखते हैं एक बार। टैक्सोनॉमिक हायरार्की।
ओके, तो नेक्स्ट है आपका टेक्सोनोमिक हिरार्की, यानी कि वर्गीकी पदानुक्रम। अब देखो, जो भी कैटेगरीज में बांटा है पूरे हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, इनकी जो विभिन्न यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो इनकी कैटेगरीज हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो ये आते हैं सारे अलग अलग, इनको एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक एक सीक्वेंस में डाला गया है, ठीक है। अवरोही क्रम यानी कि जगत से जाति की ओर, तथा आरोही क्रम जाति से जगत की ओर। अब देखो, यानी कि देखो, जगत मतलब किंगडम और जाति इज स्पीशीज, ठीक है। अब यहाँ ये होता है सबसे बड़ा और ये होता है सबसे छोटा। तो यहाँ से यहाँ अगर चलें तो सबसे बड़े से छोटे तक चलेंगे, और ऊपर से नीचे आए तो छोटे से बड़ा हो जाएगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपने समझ लिया है, यानी कि ये वाला जो है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे उससे उससे, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर और ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझना है। चलो, अब इसको समझ लेते हैं एक बार कि ये देखो, ये तो आपको दे दिया है क्लासिफिकेशन। अब हर अलग अलग इंसान, अब जैसे ह्यूमंस है, हम हैं, ठीक है, अब हम ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन अलग होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कैट्स, तो उनका क्लासिफिकेशन अलग होगा। डॉग्स, उनका क्लासिफिकेशन अलग होगा। कोई मैं कोई दूसरा स्पीशीज कोई मैंगो ले लिया, उनका क्लासिफिकेशन अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग हम मानते हैं अपने लिविंग वर्ल्ड में, हम जितने भी चीज़ें होती हैं, इन सब का अलग अलग क्लासिफिकेशन है कैटेगरीज के बेस्ड पर, ठीक है। अब जैसे मैंगो में 10 मैंगो रखे हैं, अब ऐसा नहीं आप कहोगे कि हर मैंगो का क्लासिफिकेशन अलग है। मैंगोज का क्लासिफिकेशन अलग है, एप्पल्स का क्लासिफिकेशन अलग है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन होता कैसे है? अब देखो, जैसे हम हैं तो हम एक एनिमल ही हैं, है ना। पर हम ये नहीं बोलेंगे, पर अब एनिमल में तो सब बहुत सारे वो हैं, ह्यूमंस हैं, डॉग्स, एलिफेंट, कैट, है ना, इंसेक्ट्स से सारी चीज़ें एनिमल्स में आती हैं। पर्टिकुलर अगर हम अपने क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो किस तरह से होगा, तो अगर देखें ह्यूमंस के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो ये इस तरह से क्या क्या है, देखो, जैसे सबसे बड़ा है किंगडम, यानी कि इसमें हमने डाल दिया एनिमल्स को। सबसे बड़ा यानी कि एनिमल्स में जितने भी दुनिया भर के एनिमल्स हैं वो सारे इसमें आते हैं, राइट। हेलो। है ना, तो एनिमल्स में ढेरों एनिमल्स आते हैं, तो इसलिए किंगडम में हमने एनिमल्स को डाला। किंगडम में सबसे बड़ा, किंगडम में सारी चीज़ें आती हैं, एनिमल्स के जितने भी एनिमल्स होंगे सब किंगडम में आ गए, ठीक है। तो किंगडम में एनिमल्स को डाल दिया हमने। उसके बाद हम और इसको थोड़ा नज़दीक जाएंगे ह्यूमंस के, यानी कि ह्यूमंस, बिल्कुल ह्यूमंस तक पहुंचना है हमें। तो हम कैसे, हम वो कहते हैं ना, एक छटाई करना, छाटते चलना, कि अच्छा एनिमल्स में ह्यूमंस की बात करनी है, तो एनिमल्स में वो एनिमल्स जो कॉर्डेट्स हैं, यानी कि जिनके पास वर्टिब्रा है ना, तो उसमें जाएंगे अब हम। वो हमने उसके बाद फाइलम में हमने कॉर्डेटा को डाल दिया। अब कॉर्डेटा के बाद भी ऐसे कॉर्डेटाज जो मैमल्स हैं, उसके बाद मैमल्स में ऐसे मैमल्स जो प्राइमेट हैं, ऐसे प्राइमेट जो होमोनिडे हैं, ऐसे होमोनिडे जो होमो हैं, ऐसे होमो जो सेपियंस हैं। लास्ट में जाके हम सेपियंस पर आए। अब इसमें हमने अपने आप को डाल दिया, क्योंकि सेपियंस के बाद कोई ऐसी कैटेगरी नहीं बचती, और छोटी से छोटी कोई कैटेगरी नहीं बचती जिसमें और कोई कैरेक्टर ह्यूमन का बचा हो डालने के लिए, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये वाली चीज़ सबके लिए सेम है। पर ये वाली, आपको समझाती हूँ, रुको। ये वाली चीज़ सबके लिए सेम है, चाहे मैंगो हो चाहे कुछ भी हो, ये है ना। पर ये जो चीज़ है वो हर स्पीशीज के लिए बदलेगी। ह्यूमंस के लिए ये वाला है, मैंगो के लिए कुछ और है ना, कॉकरोच के लिए कुछ और है। तो वो चीज़ है। आपको सबका याद नहीं रखना, जो एनसीईआरटी में 3 से 4 दिए हुए हैं वही आपको याद रखना है, और वो मैंने शायद यहाँ पर लिखे भी। ये हैं घरेलू मक्खी, डोमेस्टिक मॉस्किटो, मैंगो और गेहूं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिखा हुआ है
हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, इसको आप इंग्लिश में आप पीछे से देख सकते हो, है ना। किंगडम, फाइलम, इस तरह से ये चलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें, और ये मैंने लिखा हुआ है सबके लिए, ठीक है ना। जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में जैसे हिंदी में लिखा हुआ है उसी तरह से आप प्रोनाउंस करके इसको इंग्लिश में लिख सकते हो। जैसे जंतु को एनिमल कहेंगे पादप, प्लांट है पादप प्लांट है। ऑर्थोपोडा, इंग्लिश में लिख लेना, ऑर्थोपोडा को ऑर्थोपोडा ही लिखोगे, ठीक है। इंसेक्टा को इंसेक्टा ही लिखोगे, डिप्टेरा को डेप्टेरा भी ही लिखोगे। तो बाकी एक बार आप अगर देखना चाहो तो इस चीज़ के लिए लिविंग वर्ल्ड को आप क्लास 11th में चैप्टर 1 है, तो इसको एक बार आप इस वाली चीज़ को देख लेना अगर आपको समझ ना आ रही हो, क्योंकि मैंने हिंदी में लिखी हुई है स्पेलिंग, इंग्लिश में भी सेम तरीके से लिखा जाएगा, प्रोनाउंस सेम होगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स की। ये बहुत इजी है, वर्गीकी सहायता साधन। इसमें क्या है, जीवों की पहचान और वर्गीकरण में ये उपयोगी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे आ जाता है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में क्या है, हर्बेरियम एक ऐसा संग्रहालय है जहाँ पे प्लांट्स को देखिए यहाँ पे हर्बेरियम में क्या होता है, प्लांट्स को हम कलेक्ट करते हैं, सुखाते हैं प्रॉपर तरीके से, इनको शीट्स पर दबा देते हैं, कागज़ की शीट होती है उस पर एकदम प्रेस कर देते हैं और फिर इनको प्रिजर्व करके रख देते हैं, ठीक है। जो शीट का आकार होता है वो ऐसा होता है, शीट पर बकायदा लेबल लगाया जाता है, ठीक है, और लेबल पे डेट लिखी जाती है, किस डेट पर उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, कहाँ से इसको पाया गया है, नाम उसका लिखा जाता है, जो लोकल है वो भी लिखा जाता है और जो साइंटिफिक नाम है वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। किस फैमिली से ये बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें हम लेबल पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हर्बेरियम हुआ। नेक्स्ट आ जाता है हम बोटैनिकल गार्डन्स पर, वनस्पति उद्यान। यहाँ पर जीवित पौधों का संग्रहण किया जाता है, यहाँ पे जीवित पौधों को रखा जाता है, प्रिजर्व करा जाता है। इन उद्यानों में पौधों को स्पीशीज की पहचान करने के लिए उगाया जाता है, ठीक है, लेबल इस पर भी लगा रहता है। आगे बढ़ जाते हैं म्यूज़ियम। म्यूज़ियम सभी जानते हैं, म्यूज़ियम में हम चीज़ों को रखते हैं, ठीक है, लोग उनको आकर विजिट करते हैं, देखते हैं, है ना, स्टडी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये भी यहाँ पर भी हम चीज़ों को रखते हैं, यहाँ पर वस्तुओं को, कला हो गई कोई, है ना, और पुराने पुराने बिल्कुल पुराने नेचुरल, पुरानी बहुत पुरानी नेचुरल चीज़ें इकट्ठी करके वहाँ पे रख दिए जाते हैं म्यूज़ियम में, ठीक है। तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए लोग आते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर प्रिजर्व करते हैं, यानी कि सैंपल्स जो होते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं। कीड़ों को पकड़कर मारकर बॉक्सेस में रखते हैं, तो बॉक्सेस में वो रख दिए जाते हैं एज अ शो, है ना, शो करने के लिए, भाई हाँ ये देखिए। तो इस तरह से उनको स्टडी के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम में होती हैं। जूलॉजिकल पार्क में आ जाते हैं प्राणी उपवन, या प्राणियों को बंद पिंजरों के बजाय खुले में रखा जाता है। यहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं उनको खुले में रखा जाता है, इनको कोई खतरा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कीज़ आ जाते हैं। कीज़ में आपको याद रखना है कि देखिए कीज़ में क्या होता है, कीज़ में भी आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है। इसमें दो तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसमें से एक स्टेटमेंट को आप सही करते हैं, एक स्टेटमेंट को आप गलत करते हैं। अब जिस स्टेटमेंट को सही किया है वो आइडेंटिफिकेशन में, प्लांट्स और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। अच्छा, अब ये जो हमने दो स्टेटमेंट्स दिए, ठीक है, इनको हम कहते हैं कपलेट। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कपलेट वर्ड आपको याद रखना है कि इसको हम कपलेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कीज, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको बस ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, अब और भी कुछ एड्स हैं, जैसे मोनोग्राफ्स हो गए, मैनुअल्स हो गए, फ्लोरा हो गया, कैटलॉग हो गया। ये भी कुछ अन्य टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका एक पार्ट हुआ आपके लिविंग वर्ल्ड का। अभी एक और पार्ट हमें करना है, उसको भी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पार्ट ख़त्म किया है, दूसरा पार्ट देखिए क्या है, यहाँ पे दूसरा पार्ट कुछ और है, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपना दूसरा पार्ट। और अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही हो तो डू इसको लाइक करेंगे आप, और बस नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको कांटेक्ट करना है सीधा।
एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लैंग्वेज बहुत आसान है, समझाने का मेरा तरीका बहुत आसान है, आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल आपको KVS PRT के लिए ये 100% एक्यूरेट कंटेंट मिल रहा है। ऐसा कंटेंट आपको पूरे कहीं पे भी आप एक बार नज़र मारेंगे तो आप मार सकते हैं, बट ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ये मैं अपनी गारंटी पर बोल रही हूँ, क्योंकि आई नो मैं किस तरह का कंटेंट बना रही हूँ। जब खुद पे इंसान को कॉन्फिडेंस हो, उससे बड़ी चीज़ कुछ और हो नहीं सकती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ, लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2। ओके, थैंक यू सो मच।